नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महंत के हत्यारे को आजीवन कारावास, अपराधी की सुनता है आरोपी विनोद कुमार। आयकर दाताओं पर करीब 11 करोड़ बकाया, इन भट्टा संचालकों पर विभाग की नजर। रेलवे की लापरवाही, गेहूं में खाद का मिश्रण, तड़प कर दम तोड़ रहे हैं गोवंश। पत्रकार मानचंद को उम्मीद, विवेकानंद के विचारों से तरक्की करेगा युवा। अब समाचार विस्तार से। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश्वर सिंह ने हत्या के एक मामले में आरोपी विनोद कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पहले भी कई मुकदमे चल रहे हैं। टिब्बी थाना क्षेत्र का महंत सुल्तान नाथ की हत्या करने के आरोपी विनोद कुमार को कोर्ट ने आखिरकार आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हो रही है। इसमें साक्ष्य और सबूतों को देखते हुए न्यायाधीश राजेश्वर सिंह ने आरोपी विनोद कुमार को सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक दिनेश दाधीश के मुताबिक 25 मार्च 2010 को मोहनलाल मेघवाल ने टिब्बी पुलिस थाना में विनोद कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। प्रकरण के मुताबिक रामनाथ की कुटिया में सुल्तान नाथ बाबा रहता था। विनोद कुमार उसका शिष्य था और वह कुटिया में अक्सर आया जाया करता था। मोहनलाल मेघवाल खेत में काम कर रहा था। अचानक उसने बाबा की चीख सुनी और दौड़कर कुटिया गया तो देखा विनोद सुल्ताननाथ बाबा पर तलवार से ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। उसने बचाने की कोशिश की तो विनोद ने उसे भी मारा। आखिर में बाबा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विनोद को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी तथ्यों, मिले साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25/3/2010 को मोहनलाल मेघवाल ने मुकदमा दर्ज करवाया पुलिस थाना टिब्बी में कि रामनाथ की कुटिया, जिसमें सुल्तान नाथ एक बाबा जो है वो भी वहाँ रहता था और मुलजिम विनोद कुमार उनके पास आता जाता रहता था। और घटना की रात को ही वह उनके पास आया था। सुबह जब अपने खेत में काम करते हुए चाय बनाने जा रहे थे तो उन्होंने अचानक शोर सुना और जब उस कुटिया में गए तो कुटिया में उन्होंने देखा कि विनोद कुमार लठ और तलवार से सुल्तान नाथ को पीट रहा था। जब उन्होंने बीच बचाव का प्रयास किया तो मुलजिम विनोद कुमार ने उनको भी मारने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से उसको काबू किया। मौके पर पुलिस आके गिरफ्तार किया। दौरान इलाज सुल्तान नाथ की मृत्यु हो गई। मुलजिम के विरुद्ध धारा 302, 307 में मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया। आज न्यायालय डीजे नंबर 1 हनुमानगढ़ में विनोद कुमार के विरुद्ध फैसला सुनाया गया। अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाह मुकदमे को साबित करने के लिए पेश किए थे। आयकर विभाग वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बीच लक्ष्य की वसूली नहीं हो पाने के कारण टेंशन में है। लिहाजा आयुक्त एसपी मीणा ने अधीनस्थ अधिकारियों को 15 मार्च तक लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए पाबंद किया। वहीं उन्होंने टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के भी संकेत दिए। वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना शुरू हो गया, लेकिन आयकर विभाग तमाम प्रयासों के बावजूद लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आयकर आयुक्त एसपी मीणा हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने व्यापारियों को बुलाकर समझाया, साथ ही कहा कि वे खुशनुमा माहौल में काम करने के आदी हैं, नहीं चाहते कि किसी को परेशान होना पड़े। आयुक्त के इस भाषा का मतलब व्यापारी बखूबी जान चुके थे। इसके बाद जब मीणा ने पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने विभागीय उपलब्धियों पर चर्चा की। आयुक्त के मुताबिक बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान 57 करोड़ 80 लाख रुपए वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन फरवरी तक वसूल हुए महज 46 करोड़, यानी 15 मार्च तक वसूलने हैं करीब 11 करोड़ रुपए। बीकानेर का वित्त वर्ष 12-13 में कर संग्रहण का जो लक्ष्य है वो 57.8 करोड़ का है। उसके अगेंस्ट में अभी तक कर संग्रहण 46 करोड़ का हो चुका है। जहां तक हनुमानगढ़ की बात है, इस वित्त वर्ष में अभी तक 3 करोड़ 42 लाख का नेट कर संग्रहण हो चुका है, जबकि इससे पहले वाले 4 वित्त वर्ष में कर संग्रहण माइनस में था, क्योंकि हमने रिफंड ज्यादा दिए थे। बात बात में आयकर आयुक्त ने व्यापारियों और आयकर दाताओं से समय पर कर चुकाने की अपील करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरूकता जरूरी है और इसलिए वे यहाँ पहुंचे हैं।
जो 15 मार्च का एडवांस टैक्स की जो इंस्टॉलमेंट है उसका अपने द्वारा निर्धारित इनकम पर अधिक से अधिक एडवांस टैक्स भरे। आयकर अधिकारी कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब आयुक्त एसपी मीना ने कहा कि आयकर दाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए समय समय पर आयकर सर्वे का सहारा लिया जाता है। वहीं आय से अधिक संपत्ति रखने वालों की लिस्ट तैयार कर छापे की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने माना कि तमाम प्रयासों के बावजूद काफी कम लोग ऐसे हैं जो टैक्स जमा करवाना अपना कर्तव्य समझते हैं। आयुक्त के मुताबिक पिछले 3 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब रिफंड से अधिक वसूली हो पाई, वरना पहले संग्रहण कम होता था और रिफंड ज्यादा देने पड़ते थे। उन्होंने हनुमानगढ़ में टीडीएस से संबंधित मामलों के निराकरण के लिए अधिकारी नियुक्त करने के सवाल पर कहा कि यह उच्च अधिकारी स्तर का मामला है, इस संबंध में भी बात की जाएगी। उन्होंने ईंट भट्टा संचालकों पर शिकंजा कसने की बात स्वीकारी। मीणा ने कहा कि हनुमानगढ़ श्री गंगानगर जिले में करीब 1200 ईंट भट्टों का संचालन होता है, लेकिन वे आयकर देने को लेकर गंभीर नहीं हैं। अन्य करदाताओं से भी निवेदन है, विशेषकर ईंट भट्टे और मंडी व्यापारियों से, वो भी अपना आयकर जितनी उनकी आयकर उन पर बनता है वो भरे। आयकर कार्यालय में अधिकारी एम.के. सिंह की सेवानिवृत्ति पर उन्हें समारोह पूर्वक विदाई दी गई। इसमें आयकर आयुक्त एसपी मीना, संयुक्त आयकर आयुक्त आर.के. शारदा, आयकर अधिकारी एम.के. शर्मा, निरीक्षक अश्वनी सिहाग और अविनाश वर्मा आदि मौजूद थे। सभी ने एम.के. सिंह की कार्यशैली की सराहना की। उत्तर पश्चिम रेलवे की डीआरएम मंजू गुप्ता ने एक दिवसीय प्रवास के दौरान स्टेशन पर लोको सर्विस सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने रेलवे सुविधाएं बढ़ाने के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी दी। डीआरएम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया और कमियां दूर करने के निर्देश दिए। इस दौरान कुछ कर्मचारी आपस में भिड़ भी गए, जिन्हें डीआरएम ने शांत किया। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की बीकानेर मंडल रेल प्रबंधक मंजू गुप्ता कार्यभार ग्रहण करने के बाद दूसरी बार हनुमानगढ़ पहुंची। उन्होंने स्टेशन पर लोको सर्विस सेंटर का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने लोको लॉबी, प्रतीक्षालय, रिटायरिंग रूम, सर्कुलेटिंग एरिया सहित प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। डीआरएम के साथ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रजनीश कुमार, वरिष्ठ मंडल अभियंता विशाल गुप्ता, वरिष्ठ मंडल अभियंता लालचंद, उप मुख्य अभियंता निर्माण एस.आर. सांगवा, सहायक मंडल अभियंता घनश्याम दवे, एस.आर. बेनीवाल और स्टेशन अधीक्षक रमेश शर्मा आदि मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने मुख्य बाजार से गांधीनगर भट्टा कॉलोनी को जोड़ने के लिए फुट ओवरब्रिज बनवाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधाओं के लिए यह जरूरी है। उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब डीआरएम मंजू गुप्ता निरीक्षण कर रही थी तो 2 कर्मचारी आपस में भिड़ गए। लोको पायलट हुक्म सिंह का कहना था कि एक ही तरह का पद और कार्य होने के बावजूद गार्डों की तुलना में लोको पायलटों से सौतेला व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी उपस्थिति दर्ज करने को लेकर मनमर्जी की जाती है। दूसरे लोको पायलट मगन लाल ने भी अधिकारियों पर दोषारोपण किया। मौके पर संभालते हुए डीआरएम ने रिकॉर्ड की जांच की और कहा कि वह आवश्यक कार्रवाई करेंगी। आपने कितनी ड्यूटी की है, प्रोग्रेसिव वापस आ जाते हैं। लेकिन मैडम जिस दिन हम गाड़ी जाए होते हैं ना, उस दिन के भी रेट मिल जाएंगे हमारे उसमें रजिस्टर में। इतनी वो हो रही है। नहीं रजिस्टर में कैसे, जब आप साइन ऑफ कर रहे हो तो कैसे वो रेस्ट मिल सकता है? नहीं समझ में। आप सीएमएस में साइन ऑन कर रहे हैं और सीएमएस में ही रेस्ट मार्क हो रहा है। हाँ जी, प्रॉपरली नहीं। कैसे नहीं होगा? आपने तो कुछ काम किया है, कंप्यूटर कैसे गलती कर सकता है? आपको ये लिखा है रेस्ट आगे में आज 18 बजे जो ऑफ होएगा उसका रेस्ट कल 17 बजे इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका रेस्ट है, जबकि उसका 22 बजे रेस्ट कंप्लीट हो जाएगा 30 घंटे का, यानी उसको 4 घंटे का रेस्ट मिला। सीएमएस पे भी 17 बजे लगता है और इन्होंने ये कह रखा 16 to 24 वाला कौन सी रेस्ट पे सूट कर दे। जो आज कल 18 बजे ऑफ हुआ है उसको दूसरे दिन हमारा 16 to 24 वाला हर ड्यूटी शीट पे लिखा हुआ है। तो आप सर मैडम ये रिक्वायर्ड कर लेते हैं 30 आवर्स रिक्वायर्ड करता है रिक्वायर्ड 30 आवर्स जैसे साइनिंग ऑफ किया। अच्छा सुबह बुकिंग क्लर्क आएगा, उसकी पोजीशन को देखेगा, वो अगर उसकी पोजीशन ठीक है, मूवमेंट कम है तो वो 30 आवर्स इसको रेस्ट लगा देगा और इनको सूचना हो जाएगी। डीआरएम ने कहा कि श्री गंगानगर रेलवे मार्ग पर जून तक ही रेलगाड़ियों का संचालन हो पाएगा।
मार्च के आखिरी सप्ताह तक सीआरएस का दौरा होगा, जो निरीक्षण के बाद ट्रैक की गुणवत्ता को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। काम शुरू खत्म होने के बाद हमारे एक सीआरएस हैं, वो इंस्पेक्शन करते हैं, सारे पेपर्स उनको जाते हैं, वो पेपर स्टडी करते हैं, फिर वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, फिर वो बताते हैं कि सेफ है या नहीं है, फिर उसके बाद फिर ट्रेन चलती है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंजू गुप्ता ने कहा कि आबादी क्षेत्रों में क्रॉसिंग की समस्या दूर करने पर विचार हो रहा है। इसमें राज्य सरकार की अहम भूमिका है। रेलवे अपनी तरह से पूरा सहयोग करेगी। पहले हम लोग जब ट्रैक डालते थे तो जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट कहती थी हम लेवल क्रॉसिंग बना देते थे। जो रेलवे की वो जो लोगों की घर आए वो रेलवे लाइन के बाद में बने, पहले रेलवे लाइन डल गई फिर घर बने। अब स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि इन लोग का आना जाना कैसे होगा। अब ये रेलवे तो नहीं सोचेगी ना। स्टेशन पर खाद और गेहूं लेकर पहुंची मालगाड़ियां जैसे गोवंश के लिए मौत का सामान लेकर पहुंचती हैं। बताया जा रहा है कि हर 2 दिन बाद पशु तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, लेकिन इस बेदर्द दास्तां को सुनने की फुर्सत शायद किसी को नहीं। यह है हनुमानगढ़ जंक्शन का रेलवे स्टेशन का क्षेत्र। खड़ी है मालगाड़ी। इस मालगाड़ी से खाद और गेहूं की आवक हुई है। बताया जा रहा है कि गेहूं को देखते ही पशुओं का झुंड इस पर टूट पड़ता है और खाद युक्त गेहूं को खाकर पशु तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। शुक्रवार को भी इस तरह के नजारे को सैकड़ों लोगों ने देखा। आप खुद देखिए किस तरह तड़प रहा है यह गोवंश। दरअसल इसने भी खाद से सना गेहूं खा लिया और पेट में जहर जाते ही वह यूं तड़पने लगा। पशु तो मूक है, बेजुबान है, भला किस भाषा में अपनी पीड़ा उजागर करे। फिर भी उसे तड़पते हुए देखकर एक महिला की नजर उस पर पड़ी और वह फौरन समझ गई। उसने जहर निवारक दवा का घोल भी पिलाया, लेकिन पशु नॉर्मल नहीं हुआ। खास बात है कि इस पशु को करहाते और तड़पते हुए काफी लोगों ने देखा, लेकिन किसी ने इसकी सूचना किसी गौशाला संचालक को नहीं दी। रेलवे की इसमें लाइनों में खाद पड़ी रहती है, खाद ये पशु खा जाते हैं फिर मर जाते हैं, इनका देखभाल होती नहीं है, ये खाद सकते नहीं है। तो इन पशुओं का थोड़ा सा इनको ध्यान रखना चाहिए रेलवे वालों ने, जो भी कोई इसका भाई ये खाद चकवानी चाहिए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रो ओवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। जोधपुर डिस्कॉम के MD AK गुप्ता राजस्व वसूली की धीमी गति से नाराज हैं।
उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि अब वे सख्ती बरतें वरना वसूली का ग्राफ सबको परेशान कर देगा। एक दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे गुप्ता ने ऐसे कार्यालय स्थित सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बिल जमा करवाने में उपभोक्ताओं की बेरुखी से जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी झटका महसूस करने लगे हैं। यही वजह है कि प्रबंध निदेशक ए.के. गुप्ता को जोधपुर छोड़ हनुमानगढ़ आना पड़ा। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, लेकिन डिस्कॉम की माली हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में प्रबंध निदेशक ने एससी से मुखातिब होकर कहा कि अब उपभोक्ताओं के प्रति नरमी नहीं, सख्ती दिखाने का समय आ गया है। बिजली की लॉसेस पर चिंता जताते हुए उन्होंने जिले में बिजली की खरीद और वितरण पर हुए खर्चों पर चर्चा की। बाद में जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने संयुक्त महामंत्री कृष्ण तायल और वित्त महामंत्री अमर सिंह के नेतृत्व में एमडी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम की अनुपालना के लिए ओएमपी पैटर्न के मुताबिक पर्याप्त संख्या में मंत्रालयिक और तकनीकी कर्मचारी लगाने, पेंशन विकल्पों को खुला रखने, सभी कर्मचारियों को मोबाइल सिम उपलब्ध करवाने, निगम के कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी बनवाने की मांग की। एमडी ने उच्च स्तर पर प्रयास करने का भरोसा दिलाया। सबसे पहले जिस बात की एमडी साहब ने भी सराहा इस बात को कि भाई ओएमपी पैटर्न के अनुसार कर्मचारी यहाँ लगने चाहिए, क्योंकि अभी निगम को ही नहीं पता है कि भी हमारे यहाँ कितने कर्मचारी होने चाहिए। इसका एक ओएमपी पैटर्न बना हुआ है और एमडी साहब ने बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि भाई इस पे हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो हमारी मांगे हैं कि भाई 3 नंबर स्केल आईटीआई को और कुछ लोग जो तकनीकी स्टाफ में होते हुए भी दूसरे काम कर रहे हैं या अपनी योग्यता के अनुसार अपने पद से ऊपर के पद पे काम कर रहे हैं, उनको भी लगाने के लिए बात हुई। आरएसएस से जुड़े पत्रकार और पाथेय कर्ण के प्रबंध संपादक मानवचंद का मानना है कि देश का युवा तभी तरक्की करेगा जब उन्हें स्वामी विवेकानंद के विचारों से ओतप्रोत किया जाएगा। स्वामी जी की 150वीं जयंती के मौके पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। मानवचंद एक दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ आए थे। आरएसएस के स्वयं सेवक और जाने माने पत्रकार मानवचंद का कहना है कि देश का युवा भटकाव की स्थिति में है। देश में युवा वर्ग भले निर्णायक भूमिका में है, लेकिन उनकी बौद्धिक सोच को विकसित करने की महती जरूरत है और यह तभी संभव है जब युवा स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपनाएं और उसे जीवन में उतारें। एक दिवसीय प्रवास पर हनुमानगढ़ पहुंचे माणकचंद ने दुर्गा मंदिर धर्मशाला परिसर में कार्यक्रम में भाग लिया। व्यापारी इंद्र हेसारिया, अमित तर्ड, ब्रजेंद्र नागराज, प्रदीप सिहाग, पार्षद उमाशंकर अरुण और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक आदि मौजूद थे। वक्ताओं ने स्वामी जी के जीवन को आदर्शों की पूंजी बताया। आरएसएस की पत्रिका पाथेय कर्ण के प्रबंध संपादक माणकचंद ने कहा कि पाथेय कर्ण संघ के सिद्धांतों का प्रचारक है और हम चाहते हैं यह पत्रिका हर घर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है और आरएसएस इसी कार्य में जुटा है। वो एक तो पाथेय कर्ण जो आरएसएस की एक जागरण पत्रिका निकलती है उसके संदर्भ में है, उसकी जानकारी समाज को देनी, ये क्या कार्य कर रही है, कितनी संख्या में निकल रही है, उनकी समाज में हर व्यक्ति के पास, हर गांव में, हर घर में पहुंचे, इसके लिए। और दूसरा जो कारण है आज का कार्यक्रम का वो ये है कि स्वामी विवेकानंद जी तो 150 साल हो गए, उनके 150वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। तो जो उनका विचार था स्वामी जी का, वो विचार भी घर घर पहुंचे। माणकचंद ने कहा कि देश को युवाओं से उम्मीद है। युवाओं की एकजुटता से ही देश तरक्की करेगा। वे ही हमारे देश को दुनिया में सबसे आगे ले जाने में सक्षम हैं। इसके लिए युवाओं में नैतिक भावना मजबूत कर उनके विचारों को विस्तृत करने की जरूरत है। आज भी जो है उनका कार्य चल रहा है, अनेक व्यक्ति लगे हुए हैं, अनेक संस्थाएं लगी हुई हैं, अनेक जो है संगठन लगे हुए हैं उनके कार्य की पूर्ति करने के लिए। तो उनको युवाओं पर बड़ी उम्मीद थी, वो कहा करते थे कि इस देश को युवा ही आगे ले जा सकते हैं। एक बार कुछ युवाओं ने उनसे प्रश्न भी किया कि धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा कि गुलाम व्यक्ति का क्या धर्म होता है, पहले स्वतंत्र हो। तो यही कारण था कि जो नेहरू, गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो हुए क्रांतिकारी, ये स्वामी विवेकानंद जी की प्रेरणा थी, उसी प्रेरणा के आधार पर वो आगे बढ़े। रोडवेज सेवा को व्यवस्थित करने के विकल्प तलाशने के लिए कार्यकारी निदेशक
विकास मीणा एक दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। उन्होंने आगार परिसर स्थित चीफ मैनेजर कार्यालय में अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक ली। रोडवेज की दशा और दिशा सुधारने के लिए कार्यकारी निदेशक विकास मीणा काफी गंभीर हैं। जयपुर से हनुमानगढ़ पहुंचे मीणा ने आगार परिसर स्थित चीफ मैनेजर कार्यालय में अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक ली और रोडवेज को मुनाफे में लाने के लिए सुझाव मांगे। मीणा ने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद रोडवेज को घाटे से उबारा नहीं जा पा रहा है। उन्होंने रोडवेज कर्मियों से कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता जताई। चीफ मैनेजर महेश वर्मा ने वित्तीय स्थिति का आंकड़ा पेश किया। हमने कुछ सर्टेन पैरामीटर तय कर गए, जैसे यहाँ पर पहले 5 रुपए 26 पैसे प्रति किलोमीटर एक TNPL था, तो उससे अगर डाउन अगर गाड़ी आ रही है तो क्यों आ रही है उसकी वजह बताएंगे ये लोग। तो इस तरीके से रोडवेज किसी पूरा ब्रेक डाउन क्यों हुआ, एक्सीडेंट क्यों हुआ, हम 1 to 1 जो पुराने रोडवेज के 8-10 जो पैरामीटर होते हैं जो मैंने बताया आपको, किलोमीटर, अर्निंग, इनकम, EP और उसी तरीके से जो ब्रेक डाउन और एक्सीडेंट, ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम मोटे तौर पर आप लोगों के साथ में बैठकर समीक्षा करते हैं और आगे क्या बेहतरीन संभावनाएं हैं, क्या हम बेहतर लोगों को और कनेक्टिविटी दे सकते हैं, आम लोगों को सुविधा मिले। कुल मिलाकर के हम ज्यादा जो हमारे स्थानीय जो निवासी हैं, गाँव के भाई हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, उनको हम बेहतरीन सुविधाएं देना चाहते हैं। तो कैसे करके नया जो टाइम टेबल है उसमें ये बेहतरीन तरीके से बनाए। नए कुछ 10% हमारा ओवरऑल शेड्यूल बढ़ाने का भी एक तौर तरीका है, उसी तरीके से किलोमीटर बढ़ाने का भी तरीका है। हम किलोमीटर बढ़ाना चाहते हैं, व्हीकल्स जो है उसके अकॉर्डिंग हम उपलब्ध कराएंगे और जो फ्लीट एज है उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो और चालक परिचालकों से अच्छे से ये काम लें, एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करें। लॉस एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक एक्चुअली हनुमानगढ़ डिपो ने लॉस बढ़ाया ही है। वैसे ओवरऑल ये 34 पोजीशन रैंकिंग पे है, हमारा रैंकिंग जो जारी करते हैं उस पर अभी ये ओवरऑल जो 51 डिपो है उसमें 34 पोजीशन पे है। हनुमानगढ़ टाउन से सेठ चंपालाल कमला देवी चांडक राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय में शुक्रवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसमें पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने भी शिरकत की और मरीजों को अधिकाधिक लाभ मिलने पर विश्वास जताया। सेठ चंपालाल कमला देवी चांडक राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में शुक्रवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया गया। पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने औपचारिक उद्घाटन कर मरीजों को अधिकाधिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई। उद्घाटन समारोह में उद्योगपति शिवरतन खड़गावत, पूर्व पालिका अध्यक्ष बहादुर चंद जैन, सेठ गजानन सर्राफ आदि भी मौजूद थे। शिविर प्रभारी डॉक्टर रामेश्वर भांबू के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे 10 दिवसीय शिविर में त्वचा, श्वास और पेट सहित अन्य संबंधित रोगों का आयुर्वेद के विशेषज्ञों द्वारा पंचकर्म विधि से उपचार किया जाएगा। शिविर में मरीजों के आवास, भोजन और उपचार की मुफ्त सुविधा है। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर जयदेव इंदौरिया के मुताबिक शिविर के लिए सरकार ने राशि उपलब्ध करवाई है। जिला कलेक्टर सुबीर कुमार ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को उपयोगी बताते हुए कहा कि इससे बेहतर कोई और चिकित्सा पद्धति नहीं है जो रोग को जड़ से खत्म कर सके। उन्होंने राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने का भरोसा दिलाया। प्राकृतिक चिकित्सा हमेशा एक नेग्लेक्टेड हमेशा रहा है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक डॉक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आम आदमी यही चाहता है कि जाकर तुरंत एक दिवस में तुरंत उसका लाभ मिल जाए। ऐसा नहीं चाहता कि लंबा समय लगता है, लंबा समय नहीं लगता। आप नीति कर लें, नीति करने के बाद हमेशा जड़ से मुक्ति मिल जाती है। हाँ, थोड़ा लंबा समय जरूर लगता है, 2-3 दिवस। अभी दीपक मुखर्जी साहब से, आईवीएस सचिव महोदय से निवेदन करूंगा, यहाँ पे जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर साहब, मैंने देखा खुद ही, मैं जब यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेके आया तो डॉक्टर साहब खुद ही मेरी मालिश कर रहे थे। तो डॉक्टर का सुपरविजन बैठा होता है, तो ये सिंगल बेंच है बाबू साहब तो डॉक्टर साहब का खुद ही सारा काम करते हैं। जब तक इनके पास हेल्पिंग हैंड नहीं होगी तब तक हम इसको एक्सपेंशन नहीं कर सकते, लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं दे सकते। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार ने उम्मीद जताई कि शिविर में अधिकाधिक पात्र मरीजों को लाभ मिलेगा। उन्होंने इस तरह के शिविरों के आयोजन के लिए धन मुहैया करवाने पर मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया। सबसे ज्यादा आम आदमी के लिए उपयोगी है क्योंकि ये भयंकर बीमारी है
जैसे बवासीर की बीमारी है, बहुत ही खतरनाक है, जिससे आदमी को उठने बैठने और चलने में बड़ी भारी दिक्कत होती है और सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। और राज्य सरकार की ये नीति है कि आम आदमी को चिकित्सा सुविधा मिल सके। 1 लाख रुपए जो है इस शिविर के लिए राज्य सरकार ने दी है, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का भी बहुत ही आभारी हूँ। राजकीय प्राकृतिक चिकित्सालय के निर्माण पर करीब 40 लाख रुपए खर्च करने वाले उद्योगपति ब्रिजरतन चांडक ने कहा कि चिकित्सा जैसे कार्यों में धन करने का सौभाग्य मिलना बड़ी बात है। उन्होंने लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद स्टाफ के अभाव में मरीजों को समुचित लाभ नहीं मिल पाने की पीड़ा जताई। साथ ही कहा कि राज्य मंत्री और कलेक्टर ने भरोसा दिलाया है। ईश्वर की कृपा से इस हॉस्पिटल को नवीनीकरण करने और इसका सुंदरीकरण करने, नई बिल्डिंग बनाने का सौभाग्य 4 साल पहले मेरे को प्राप्त हुआ था, जो आज आपके सामने है। स्टाफ से की कमी के कारण पूरा उपचार इस हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता, जिसकी डिमांड हमने राज्य सरकार के सामने रखी है। वह कलेक्टर साहब को भी कहा है। आशा करते हैं कि उन दोनों के सहयोग से इस हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ में मिल जाएगा और जल्दी इसको 50 बेडेड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर देंगे, ताकि पूरे राजस्थान का ये एक ऐसा स्वप्न पूरा हो जाए जिसमें प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा रोगियों को इलाज मिल सके। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। परमानेंट कर उचित वेतन देने की मांग को लेकर आशा सहयोगी साथ ही एकता यूनियन के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। वे हर हाल में राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहती हैं। सीटू से संबद्ध आशा सहयोगिन साथीन एकता यूनियन के बैनर तले आशा सहयोगिन और साथीनों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया और अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि महंगाई के इस दौर में आशा सहयोगिन व साथीन का मानदेय काफी कम है। उन्हें 2 विभाग का दायित्व है और 24 घंटे की नौकरी, फिर भी मानदेय के नाम पर मजाक किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में आशा सहयोगिन व साथीन को राज्य कर्मचारी घोषित करने, राज्य कर्मचारी घोषित होने तक प्रोत्साहन राशि के तौर पर मानदेय बढ़ाने, आशा सुपरवाइजर व एएनएम महिला पर्यवेक्षक को ही आशा सहयोगिनी चुनने तथा समय पर मानदेय देने की मांग शामिल है। साथिन को इतने काम दिए, जैसे बाल विवाह होया, किशोरी बालिका की बैठ के इतने काम देते हैं पूरे पंचायत के, उसमें क्या तनख्वाह मिलती है? 1000 रुपये। उस 1000 रुपये से हमारे साथ तो सरकार बहुत बड़ी मजाक कर रही है। घर से भी बाहर होते हैं और हमें कुछ मिलता भी नहीं है। हमारी तो मांग यही है, जो राज्य सरकार घोषित ना करे तो हमारी 10,000 तनख्वाह करे। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। राज्य सरकार पर दबाव बनाने व अपनी मांगों की पूर्ति के लिए कर्मचारी 5 मार्च से जयपुर विधानसभा स्थल पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस साल चुनावी वर्ष को देखते हुए राज्य के कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कर्मचारी संघ की प्रदेशाध्यक्ष हंसा त्यागी ने 5 मार्च से 144 घंटे का धरना व अनशन करने की घोषणा की है।
त्यागी के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में राज्य के प्रत्येक जिलों से कर्मचारी भाग लेंगे। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि इस बार अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो इस धरने व प्रदर्शन को महापड़ाव में बदल दिया जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन से तिलक मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज जूनियर्स ने सीनियर्स को विदाई दी। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। जंक्शन के तिलक मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज 9वीं व 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर अपने सीनियर साथियों को विदाई दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि शाला व्यवस्थापक पवन शर्मा व विशिष्ट अतिथि प्रधानाध्यापक पुष्पेंद्र सोनी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों को इसी माह में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने की बात कही। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपनी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।